हेलो डियर स्टूडेंट, मैं विजय कुमार काटे विसीजी गवर्नमेंट कॉलेज कुसाव से। आज जो है हम लोग जो है एंडोक्राइनोलॉजी की एक टॉपिक है थायराइड हार्मोन बायोसिंथेसिस की स्टडी करेंगे। थायराइड हार्मोन बायोसिंथेसिस और यहाँ से जो है T3 और T4 नामक दो हार्मोन्स का जो है सिक्रेशन होती है, उसी की बायोसिंथेसिस की प्रक्रिया को आज जो है हम लोग जो है स्टडी करेंगे। तो ये T3 और T4 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन्स है जो पूरी तरीके से हमारी बॉडी को जो है हर समय पे जो है रेगुलेट करने की कार्य करती है। ऐसा मतलब दूसरे जो हार्मोन्स होती हैं एक विशेष अवस्था या विशेष समय पे ही सिक्रेट होकर उस जगह पे काम करती हैं, बट T3 और T4 ऐसा हार्मोन्स है कि बॉडी को हर हमेशा जो है रेगुलेट करने के काम आते हैं। तो इसी की बायोसिंथेसिस की हम लोग जो है स्टडी करेंगे। देखिए ये जो पार्ट्स होते हैं, ये जैसे पार्ट्स हैं, यह है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का पार्ट है। हाइपोथैलेमस जो है वो ब्रेन का पार्ट्स होता है, फॉर ब्रेन का पार्ट्स होता है। और हाइपोथैलेमस से जो है एक रिलीजिंग फैक्टर आती है। इस रिलीजिंग फैक्टर का नाम होता है TRH, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन्स या थायराइड रिलीजिंग फैक्टर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और यही जो आपके जो है TRH है या TRF जो नाम से जाना जाता है, ये 3 अमाइनो एसिड का बना हुआ स्मॉलेस्ट हार्मोन्स होती है जो कि हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होती है और वह एंटीरियर पिट्यूटरी को जो है एक्टिवेट करती है। कौन सा पिट्यूटरी? एंटीरियर पिट्यूटरी। जो एंटीरियर पिट्यूटरी होती है उसी को एक्टिव वहां पर जाकर के काम करती है। वहां पे विशेष रूप से सेल्स पाए जाते हैं, उस सेल का नाम होता है थायरोट्रॉप सेल्स। और यही थायरोट्रॉप जो सेल्स होती हैं वह एंटीरियर पिट्यूटरी से में पाए जाते हैं थायरोट्रॉप सेल्स। और TRH आकर के कहां पर काम कर रहा है? एंटीरियर पिट्यूटरी के जो है थायरोट्रॉप सेल पे। और यह थायरोट्रॉप जो सेल्स होती हैं, टिश्यू होती हैं, वह TSH नामक एक हार्मोन का TSH नामक एक हार्मोन्स का जो है क्या करते हैं? सिक्रेट करते हैं। और ये TSH क्या चीज है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और यही थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होती हैं, जो हमारे नेक रीजन की होती हैं, उस नेक रीजन के नेक रीजन में जो है थायराइड ग्लैंड पाए जाते हैं, बाइलोब में पाई जाती हैं। उस जगह पे आकर के TSH काम करती है। और वही TSH जो है, ये देखिए थायराइड ग्लैंड है, TSH इस जगह पर आकर के काम करता है। यदि हम थायराइड ग्लैंड की यदि हिस्टोलॉजी देखेंगे तो इस प्रकार से दिखाई देता है, मैं आपको आगे बताता हूँ। और यहीं पर आकर के जो होती है TSH वगैरह का जो है सिक्रेशन होता है। TSH वगैरह जो होती है इसी जगह पे जो है कार्य करता है। और यहीं से जो है इसी आपके जो है जो थायराइड ग्लैंड्स है, इसी थायराइड ग्लैंड से जो होती हैं T3 और T4 का सिक्रेशन होता है। राइट है बात? हम इसी चीज को ये इसकी जो है एनाटॉमी स्ट्रक्चर है थायराइड ग्लैंड की, यदि हिस्टोलॉजिकल स्टडी करेंगे, हिस्टोलॉजी देखिए इसकी जो है थायराइड ग्लैंड का जो है इसका हम लेते हैं इसका हिस्टोलॉजिकल स्टडी। हिस्टोलॉजिकल स्टडी लेते हैं। ठीक है। इसकी हिस्टोलॉजी में देखेंगे तो यह जो होती है इस प्रकार से एक फॉलिकुलर सेल का बना होता है। ये फॉलिकुलर सेल्स इस प्रकार से इसमें प्रेजेंस होती हैं। ये सब जो है फॉलिकुलर सेल्स हैं। और ये फॉलिकुलर सेल कहां पर प्रेजेंस होती हैं? थायराइड ग्लैंड्स पे प्रेजेंस होती हैं। और ये एक जो है एक प्रकार से इस प्रकार से राउंड शेप में मिल करके बना रहता है। और इसके बीचों बीच जो होती है एक जगह पाई जाती है जिसको ल्यूमेन कहा जाता है। और इसी ल्यूमेन वाले पार्ट में जो होती है कोलाइडल स्पेस भी उसी को कहा जाता है। यहाँ पर कोलाइडल विलियंस प्रेजेंस होती है। ठीक है। तो हम इसी चीज को यहाँ को जो है क्या करके देखें, लार्ज करके देखें, तो ये आपका जो है फॉलिकुलर सेल्स है, ये ल्यूमेन वाला पार्ट्स है, ये ल्यूमेन वाला पार्ट्स है। और इसी ल्यूमेन्स को जो है कोलाइडल स्पेस कहा जाता है। और इसी कोलाइडल स्पेस में जो होती हैं आयोडीन जो होती हैं थायरोग्लोब्यूलिन के साथ मिल करके मीड और डीड का फॉर्मेशन करती हैं। और वही मीड और डीड जो होती हैं ऑक्सीडेटिव कपलिंग के थ्रू से जो होती हैं T3 और T4 का फॉर्मेशन करती है। राइट नाउ
हम लोग इस चीज को आगे हम लोग जो है स्टडी करेंगे और इलाबोरेट होकर हम स्टडी करेंगे किस प्रकार से बायोसिंथेसिस होती है। हम लोग देखेंगे, एक एक चीजें आपको क्लियर हो जाएगी, बस आप देखते रहिए। सिर्फ इसको जो है एक बार आप देखेंगे तो पूरी तरीके से थायराइड हार्मोन की बायोसिंथेसिस आपको समझ आ जाएगी। राइट है, चलिए देखिए, हमने ये इस प्रकार से देखे हुए थे। इसी जो सेल्स है इसको यदि हम बड़े करके देख देते हैं, ये जो हिस्टोलॉजिकल स्टडी देखे थे इसमें बहुत सारे सेल्स हैं, आगे तो हम जो है एक ही सेल को लेकर के स्टडी करते हैं तो देखिए किस प्रकार से काम करती है। ये देखिए, ये ब्लड वेसल्स है, इस ब्लड वेसल्स में क्या घूम रहा है, ब्लड वेसल्स में जो होती हैं इसी एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या आती है, डायरेक्टली ब्लड वेसल के थ्रू से ये टीएसएच होता है और यह टीएसएच जो होती है ब्लड वेसल्स में आता है, क्योंकि ये हार्मोन्स है, हार्मोन दैट द मूव बाय द ब्लड स्ट्रीम के थ्रू से, और जब उसको टारगेट टिश्यू मिलती है तो उस जगह पर जाकर के जो होती हैं उसके रिसेप्टर्स होती हैं और उस रिसेप्टर के साथ जुड़ करके जो होती हैं आगे सेकंड मैसेंजर को एक्टिवेट करती हैं। तो यह टीएसएच जो होती हैं ब्लड में आती हैं, ब्लड वेसल्स में आती हैं। फॉर एग्जांपल ये थायराइड ग्लैंड पे पहुंच जाती है टीएसएच, वहां पर उसका रिसेप्टर्स मिलता है और रिसेप्टर मिलने के कारण से जो होती हैं जो टीएसएच होती है वह फॉलिकुलर सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंस रिसेप्टर के साथ जुड़ जाता है, क्योंकि टीएसएच जो होती है क्या है, टीएसएच जो होती है एक प्रोटीन नेचर के हार्मोन है, पेप्टाइड नेचर के हार्मोन है। राइट, और इस प्रकार से जो है ये टीएसएच जो होती है थायराइड स्टिमुलेटिंग रिसेप्टर के साथ जुड़ जाती है और जुड़ने के बाद देखिए आगे क्या होता है, सारे प्रक्रिया चालू होती हैं। जो एक हार्मोन जो होती है किसी भी रिसेप्टर के साथ जुड़ती है, जी प्रोटीन एक्टिवेट होगा, जी प्रोटीन एड्रेनालिन साइक्लिस को एक्टिवेट करेगा, एड्रेनालिन साइक्लिस आगे जाकर के जो होती है क्या करता है, एटीपी को, ये देखिए एटीपी है, इस एटीपी को साइक्लिक एएमपी में चेंज कर देता है। ठीक है, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट और पायरोफॉस्फेट वहां से निकल जाता है। तो जब आपकी जो होती है, जब क्या साइक्लिक एएमपी एक्टिवेट हो जाता है किसी भी सेल्स में, साइक्लिक एएमपी एक्टिवेट होने से उस सेल की पूरी फिजियोलॉजी बदल जाती है। बहुत सारे जो काइनेज एंजाइम्स होती हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और ये काइनेज एंजाइम एक्टिव होने के कारण से जो है बहुत सारे जगह पर जाकर के जो है फास्फोरिलेशन की प्रक्रिया स्टार्ट कर देती है। देखिए सेल का जो फिजियोलॉजी स्टार्ट हो चुका है। आप लोग हार्मोन्स की कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में पढ़ रहे थे तो आप लोग जान रहे थे कि एक हार्मोन जो है कई काम को कर सकता है और कई हार्मोन्स मिलकर के एक काम को करते हैं, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है। तो यहाँ पर जो है आपके टीएसएच केवल एक ही काम नहीं करेगा, बहुत सारे उसकी सेल की फिजियोलॉजी को जो है परिवर्तन करेगा। देखिए क्या होता है, ब्लड में क्या प्रेजेंस होता है, ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है, ब्लड में प्रेजेंस ग्लूकोज होती है। यह ग्लूकोज जो होती है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर के थ्रू से जो है कहां पर आ जाती है, ये आ जाता है सेल के अंदर आ जाता है। जैसे ही ग्लूकोज आता है, एंटर करता है तो वह किसमें कन्वर्जन हो जाता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। किसमें कन्वर्जन हो जाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होती है, ये देखिए प्रोडक्ट है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट वाला एक प्रोडक्ट बना हुआ है। ठीक है, ग्लूकोज सेल के अंदर जैसे आता है तो ग्लूकोज फॉर्म में नहीं रह सकता, उसको हम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट या ग्लूकोज 5 फॉस्फेट के रूप में हमको परिवर्तन करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर ग्लूकोज आता है और आने के पश्चात जो होती है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, क्योंकि यहाँ मैं बता चुका हूँ काइनेज एंजाइम फास्फोरिलेशन की काम करेगी, तो यहाँ आपको ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में एक्टिव कर देता है। ठीक है, हाइड्रोकाइनेज वगैरह एंजाइम काम करेंगे और यह आपके यहाँ पर जो होती है एक साइकिल एक्टिवेट होती है, उस साइकिल का नाम होता है पेंटोस साइकिल। कौन सा साइकिल, पेंटोस साइकिल। देखिए पेंटोस साइकिल, और इस पेंटोस साइकिल में होता क्या है कि जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होती हैं, जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होती हैं उसको हम किसमें चेंज कर देते हैं, उसको हम लोग जो है ग्लूकोज 5 फॉस्फेट पे चेंज होता है। ये किसमें चेंज हो गया, ग्लूकोज 5 फॉस्फेट में, किसके द्वारा, पेंटोस साइकिल पे। एट ए टाइम जो होती हैं यहां पर क्या होता है, जो NADP जो रहता है वह किसमें कन्वर्जन हो जाता है, NADPH में कन्वर्जन हो जाता है। और यहाँ पर जो है जो एंजाइम्स काम करती हैं उन एंजाइम्स को वो कहलाता है, इस जगह पे जो है आपके पर
यहाँ पर पेंटोस साइकिल वाला एंजाइम्स काम किया था, जो भी एंजाइम जो पेंटोस साइकिल को फॉर्म करती है, और इस जगह पे इस प्रकार से जो NAD जो रहता है, NADP रहता है, वो NADPH में कन्वर्जन होता है। ये प्रक्रिया एट ए टाइम चलते रहता है। साथ ही साथ जो होती है यहाँ पर जो है एक एंजाइम सिस्टम एक्टिवेट होता है, और उस एंजाइम सिस्टम एक्टिवेशन को कहा जाता है पर ऑक्सीडेज जनरेटिंग सिस्टम, पर ऑक्सीडेज या पर ऑक्सीडेटिंग जनरेटिंग सिस्टम, पर ऑक्सीडेज जनरेटिंग सिस्टम, पर ऑक्सीडेज जनरेटिंग सिस्टम। ये पर ऑक्सीडेज जनरेटिंग सिस्टम, जिसके कारण से होता क्या है, इस जगह पर वो एंजाइम एक्टिवेट हुआ, पर ऑक्सीडेज एंजाइम जनरेटिंग सिस्टम होता है, यहाँ पर ऑक्सीडेज एंजाइम काम करता है। इसका दो काम होता है, पर ऑक्सीडेज एंजाइम्स काम करता है, और ये पर ऑक्सीडेज एंजाइम जो होती हैं O2 को जो है H2O2 में कन्वर्जन करा देता है। O2 को किसमें, H2O2 में ऑक्सीडेज के रूप में फॉर्म कर देता है। ठीक है, ये एक प्रक्रिया हुआ। पहला चीज TSH आया, साइक्लिक एमपी एक्टिवेट हुआ, काइनेज एंजाइम एक्टिवेट हुआ, जिसके कारण से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पेंटोस ग्लूकोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्जन हुआ। NADP जो रहता है वो NADPH में कन्वर्जन हुआ। यहाँ पर जो है परऑक्सीडेज जनरेटिंग सिस्टम एक्टिवेट हुआ, परऑक्सीडेज एंजाइम जो है O2 को H2O2 में कन्वर्जन करा दिया। एट ए टाइम हम डाइट में क्या लेते हैं, आयोडीन लेते हैं। देखिए मैं आपको एक चीज बता देना चाहूंगा, जितने भी टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स वगैरह होती हैं उनमें जो है आयोडीन की जो होती है काफी लैक अमाउंट होती है। तो इस कारण से हमारी सेल जो होती है एक एक आयोडीन को कंजर्व करके उसको रिसाइक्लिंग के रूप में इस्तेमाल करता है। ठीक है, हमारे डाइट में क्या है, आयोडीन है, डाइट के इससे कहा जाएगा, ब्लड में जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर जो है आपका आयोडाइड फॉर्म पे जो है आयोडीन प्रेजेंस है। इस आयोडीन को जो है हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है ट्रैपिंग करते हैं, कैच किया जाता है। और इस जगह पे कैच करने का जो काम करता है एक एंजाइम सिस्टम होता है, आप नाम सुने ही होंगे। उस एंजाइम्स को कहलाता है सोडियम पोटेशियम ATPase। ये सोडियम पोटेशियम ATPase क्या करता है, यह आपकी जो है सोडियम प्लस आयोडीन नेगेटिवली चार्ज, ये दोनों जो होती हैं क्या करता है, यह आपके जो है कोड ट्रांसपोर्ट करता है, सीम कोड करते हैं। ये कोड ट्रांसपोर्टर होते हैं, कोड ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, सीम कोड करते हैं, एक साथ एक ही दिशा में रन करेंगे, साथ साथ सीम कोड करते हैं। ठीक है, यह आयोडीन जो है जो ट्रैकिंग मैकेनिज्म चलता है, ब्लड से हमको जो है फॉलिकुलर सेल में इसको लाने के लिए जो होती है सोडियम पोटेशियम का इस्तेमाल, ATPH का इस्तेमाल होता है, एनर्जी का इस्तेमाल हुआ, यहाँ पर ATP रिक्वायर्ड होता है, ATP रिक्वायर्ड होता है इस प्रक्रिया में। ठीक है, हमने सोडियम पोटेशियम इन दोनों ने क्या किया, यह सेल जैसे ही आपके जो है एक्टिव होता है, याद रखिए जैसे ही सेल जो होती है आपके डीक्लोराइजेशन होती है तो सोडियम आयन जो होती है बाहर से अंदर आता है। सेल के अंदर भी वही प्रक्रिया होगा, जब वो बाहर से अंदर आएगा तो एट ए टाइम आयोडाइड जो होता है वह फॉलिकुलर सेल में सोडियम के साथ एंटर कर देता है। अब क्या हुआ, फॉलिकुलर सेल के अंदर क्या आ चुका है, आयोडाइड, ये आपका आयोडाइड आ चुका है। ठीक है, ये आयोडाइड फॉर्म में रहता है। यह आयोडाइड को आपको कहां लेना है, इस ल्यूमेन पे लेकर के जाना है, कोलाइडली जो ल्यूमेन जो खाली जगह है इस जगह पर लेकर के जाना है। यहां पर लेने का जो काम करता है, ठीक है, लेने का जो काम करता है, इसको जो है ट्रांसफर करने का जो काम करता है, एक एंजाइम एक ट्रांसपोर्ट होती है, ट्रांसपोर्टर होती है, उस ट्रांसपोर्टर का नाम होता है पेंड्रीन। क्या होता है, पेंड्रीन। ये पेंड्रीन जो होती है, पेंड्रीन, ये आयोडीन जो आयोडाइड फॉर्म होता है, उस आयोडाइड फॉर्म को जो है आयोडीन जो फॉर्म होती है उसको क्या करता है, यह कोलाइडली जो स्पेस होता है वहां तक लाने का काम करता है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास जो ल्यूमेन वाले पार्ट्स हैं उस ल्यूमेन से
ल्यूमेन में जो है जो फॉलिकुलर साइटोसॉल्स हैं उस साइटोसॉल से आयोडीन को जो है कहां लाने का काम करता है, या पेंड्रिन जो होती है गोनाइडली ल्यूमेन पे लाने का काम करता है। इसके बारे में मैं थोड़ा बता देना चाहूंगा। ये प्रोटीन नेचर का होता है, प्रोटीन नेचर का होगा, ठीक है। 11 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, 11 ट्रांसमेम्ब्रेन होता है प्रोटीन होगा, ठीक है। और इसको जो होती है इसको कोड करने वाला एक जीन होता है, उस जीन का नाम होता है, उस जीन का नाम होता है PDS जीन होती है। इस जीन को जो होती है ये कौन से जीन के द्वारा होता है, PDS जीन के द्वारा जो होती है पेंड्रिन कोडिंग किए जाते हैं, कोडिंग होता है पेंड्रिन। कभी कभी जो होती है इसके PDS के म्यूटेशन के कारण से जो पेंड्रिन नहीं बन पाता और पेंड्रिन नहीं बनने के कारण से जो होती है T3 और T4 का जो है बॉडी में प्रॉपर्ली सिक्रेशन और कार्य नहीं करेगा, इम्बैलेंस हो जाएगा, डिजीज कॉज करता है पेंड्रिन। तो यहाँ पर उसको जानने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये जानना है कि इस आयोडीन को जो होता है यह फॉलिकुलर साइटोसॉल से ल्यूमेन में लाने का काम कौन करता है, ये पेंड्रिन करता है। तो यहाँ पर दो ट्रांसपोर्टर हो गए, देखिए सोडियम पोटेशियम ATPase, ठीक है, ये काम कर रहा है, पेंड्रिन काम कर रहा है, रिसेप्टर काम कर रहा है। इस प्रकार से एक हार्मोन आने के कारण से पूरी सेल की जो है फिजियोलॉजी जो है बदल गई। परऑक्सीडेज एंजाइम में यहाँ पर तो परऑक्सीडेज जनरेटिंग का काम कर रही है, यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंपॉर्टेंट रोल जो है क्या करता है, यह आयोडाइड को आयोडीन फॉर्म में चेंज कर देता है। कौन से फॉर्म पे, आयोडीन फॉर्म पे चेंज कर देता है। ये किसका काम होता है, परऑक्सीडेज का काम होता है। परऑक्सीडेज क्या करेगा, आयोडीन में चेंज कर देगा इस प्रकार से, ठीक है। आयोडीन में चेंज हो जाता है और ये किसके कारण से हो रहा है, इस परऑक्सीडेज के कारण से होता है। परऑक्सीडेज एंजाइम जो होती है और महत्वपूर्ण रोल प्ले आगे करेगा, आगे हम देखेंगे। परऑक्सीडेज यहाँ पर जो है ये जनरेटिंग सिस्टम भी काम कर रहा है, साथ ही साथ जो है आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्जन करने का काम कर रहा है, ठीक है। दूसरी जो चीज है ये साइक्लिक केएमपी ओवर एक्टिवेट होने के कारण से इस फॉलिकुलर सेल्स में जो होता है एक न्यूक्लियस भी होगा, उस न्यूक्लियस के चारों तरफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होगा। न्यूक्लियस के अंदर में क्या प्रेजेंस होता है, डीएनए प्रेजेंस है। इस डीएनए का क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है और ट्रांसक्रिप्शन के माध्यम से क्या बनता है, एमआरएनए बनता है। और यह एमआरएनए ट्रांसलेशन होने के लिए कहां पर जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे जाता है जहां पर राइबोसोम पाए जाते हैं। और वह राइबोसोम जो होता है क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है और आगे की ओर जो होती है गोल्गी एपरेटस वैक्यूल से होते हुए आगे की ओर जो होता है एक टीजी नामक जो होती है प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, थायरोग्लोब्यूलिन। क्या, थायरोग्लोब्यूलिन। इस प्रकार से थायरोग्लोब्यूलिन अंदर आता है, ये टीजी है, सॉरी इसको हम टीजी बोलते हैं, ये है टीजी। इस प्रकार से थायरोग्लोब्यूलिन जो टायरोसाइन अमीनो एसिड है और ग्लोब्यूलिन प्रोटीन मिलकर के थायरोग्लोब्यूलिन का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पर देखिए, डीएनए से एमआरएनए बना, ट्रांसलेशन हुआ, प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ, ये वेसिकल जो गोल्गी एपरेटस है आगे जा करके वेसिकल का फॉर्मेशन करती हैं और यह वेसिकल आगे जा करके जो होती है क्या करता है, यहाँ पर जो है इस जगह पर आने के बाद जो है यह आपकी एक जो क्या काम करेगा, इस जगह पर आने के बाद जो होती है फेगोसाइटोसिस का काम करेगा। यहाँ पर कौन सा काम करेगा, फेगोसाइटोसिस। और इसी फेगोसाइटोसिस के थ्रू से ये टीजी क्या करता है, ल्यूमेन वाले पार्ट्स में आ जाता है, राइट है बात। नेक्स्ट देखिए, ये टीजी जो है आयोडीन के साथ मिलते हैं और इस प्रकार से जो होती है ऑक्सीडेटिव कपलिंग होता है। ऑक्सीडेटिव कपलिंग थायरोग्लोब्यूलिन की जो टायरोसाइन होती है और आयोडीन, यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेटिव कपलिंग। ऑक्सीडेटिव कपलिंग में होता है क्या है, आयोडीन है प्लस आपके जो है टीजी, ठीक है, टायरोसाइन, ये मिल करके क्या फॉर्म करती हैं, आपके जो है आगे की ओर जो होती है मीट एंड डीट का फॉर्मेशन करेगा। मोनो आयोडोटायरोसिन और डाई आयोडोटायरोसिन का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। ये किसके द्वारा हो रहा है, ये सब जो है परऑक्सीडेज एंजाइम्स के कारण से होता है, बहुत महत्वपूर्ण है। मीट और बीट को जो है देखिए मीट और बीट को बनाने का काम जो है कौन कर रहा है,
आपके परऑक्सीडेज एंजाइम कैसे कर रहा है, देखिए आपके आयोडीन और थायरोग्लोबुलिन को जोड़ने का काम कर रहा है, दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, जिससे मीड और डीट का फॉर्मेशन होता है। उसी प्रकार से परऑक्सीडेज एंजाइम आयोडाइन को आयोडीन में भी कन्वर्जन करने का काम किया है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से मीड और डीट मोनो आयोडोटायरोसाइन और डाई आयोडोटायरोसाइन, मतलब कि ऐसे टायरोसाइन है जिसमें 2 आयोडीन जुड़ा है तो वह डाई आयोडोटायरोसिन, और यदि एक आयोडीन जुड़ा है तो मोनो आयोडोटायरोसिन। उसी प्रकार से ये देखिए डीट और ये डीट, राइट। तो दो आपके जो है दो डीट मिलकर के जो है आपके T4 का फॉर्मेशन करती है, जबकि एक मीट और एक डीट मिलकर के जो है T3 का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, 2 डीट मिलकर के 4 आयोडीन वाला कंपाउंड T4 का फॉर्मेशन करती हैं, जिसको थायरोक्सिन के नाम से जाना जाता है या टेट्राहाइड्रोटायरोसिन के नाम से जाना जाता है, जबकि T3 जो होती है ट्राईहाइड्रोथैरोनिन के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से जो होती है 2 डीट मिलकर के जो होती है T4 का फॉर्मेशन होगा, और मीट और डीट दोनों मिलकर के जो है T3 का फॉर्मेशन होता है। राइट है बात। आगे हम T3 और T4 के स्ट्रक्चर को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से जो है ऑक्सीडेटिव कपलिंग हुआ, यह फॉलिकुलर लीमेन वाला पार्ट है, यह पूरा का पूरा कोलाइडली स्पेस होता है, कोलाइड स्पेस होती है इस जगह पर। ऑक्सीडेटिव कपलिंग हुआ। व्हाट इज द ऑक्सीडेटिव कपलिंग? आयोडीन और टायरोसिन आपस में जाकर के क्या हुआ, वहां पर जो है ऑक्सीडाइज्ड हुआ, जिसके कारण से मीड और डीट का फॉर्मेशन होता है, और यही हम मीड और डीट आपस में फिर से ऑक्सीडेटिव कपलिंग करते हैं, जिसके कारण से T3 और T4 का फॉर्मेशन होता है। दैट मे बी रोल प्ले फॉर द परऑक्सीडेज एंजाइम। ये भी जो है आपकी जो मीड और डीट आपस में मिल रही है परऑक्सीडेज एंजाइम के कारण से ही मिलती है। नेक्स्ट देखिए यही वाला जो है आगे की ओर जो होती है मीड और डीट T3 और T4 और T0 का फॉर्मेशन हो चुका है, आगे की ओर मूव करेगा कहां से, लीमेन वाला पार्ट से फिर से जो है सेल के अंदर, जिसको कहा जाता है पिनेकोसाइटोसिस की प्रक्रिया फर्दर आगे की ओर जो है चलेगी। यहाँ पर एंडोसाइटोसिस की प्रक्रिया होती है। ठीक है, जहां पर फेगोसाइटोसिस की प्रक्रिया होता है। व्हाट इज द फेगोसाइटोसिस? जब कोई सॉलिड पार्टिकल्स को जो होती है सेल से बाहर या अंदर लिया जाता है तो उस कंडीशन को फेगोसाइटोसिस, ठीक है, सेल के इधर लुमेन वाले साइड में लाया जा रहा है ये फेगोसाइटोसिस, और सेल के अंदर इनगल्फमेंट जो होती है, जो लिक्विड पार्ट होती है, उसको कहा जाता है एंडोसाइटोसिस। ये देखिए एंडोसाइटोसिस। लेकिन ये जो एंडोसाइटोसिस हो रही है ये लिक्विड ड्रॉपलेट चीजों को हो रही है, ये इस प्रकार से। तो ये कैसे हो जाएगा? पिनेकोसाइटोसिस। ये कैसे हो रही है यहाँ पर? पिनेकोसाइटोसिस की प्रक्रिया होगी। एंडोसाइटोसिस का कौन सा टाइप था? पिनेकोसाइटोसिस। पिनेकोसाइटोसिस में आपके जो है माइक्रो पिनेकोसाइटोसिस और मैक्रो पिनेकोसाइटोसिस हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए ज्यादातर अमाउंट हमारे पास जो फॉर्मेशन की प्रक्रिया होती है T4 का होता है, थायरोक्सिन का होता है T3 की तुलना में। ये यहाँ पर क्या आ चुका है, देखिए ये कोलाइडली ड्रॉपलेट है, और इस कोलाइडली ड्रॉपलेट में क्या है, आपके मीड डीट है, TZ है। ठीक है, ये जो कोलाइडली रिलीजन में आपके मीड डीट है, हमने मीड डीट की जगह पे कट करके आगे क्या बन चुका है, टायरोसिन T3 और T4 बन चुके हैं, और साथ ही साथ जो है थायरोग्लोबुलिन वगैरह भी जो है T3 और T4 जो होती है प्रेजेंस होती है। तो ये आपके जो है कोलाइड ड्रॉपलेट है, ये कहां पर आ चुका है, देखिए ये फॉलिकुलर सेल के साइटोसॉल्स में आता है। शेल के न्यूक्लियस के पास में जो है इस प्रकार से क्या प्रेजेंस होता है, लाइसोसोम। ठीक है, ये क्या है, लाइसोसोम। ये लाइसोसोम जो होती है हाइड्रोलिटिक एंजाइम का कंटेंट करके रखा रहता है, जो कि प्रोटीलाइटिक एक्टिविटी करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो यह आपके लाइसोसोम जो है ये कोलाइडली जो ड्रॉपलेट है उसके साथ मिलकर के जो है सेकेंडरी लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है। सेकेंडरी लाइसोसोम का जो है फॉर्मेशन करेगा। इस प्रकार से सेकेंडरी लाइसोसोम का फॉर्मेशन होगा।
ठीक है, हमारे अंदर यहाँ पर देखिए हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंस होती है और ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो है प्रोटोलाइटिक एक्टिविटी करेगा, जिसके कारण से उस प्रोटोलाइटिक एक्टिविटी के कारण से बहुत सारे जो प्रोटीन अपनी अपनी सीक्वेंस में ब्रेक डाउन होने लगती है, T3 T4 का फॉर्मेशन होती है। जैसे यहाँ पर जो है T3 और T4 का फॉर्मेशन होगा और ये T3 और T4 जो होती है बाय डिफ्यूजन के द्वारा जो है डिफ्यूजन, यहाँ पर डिफ्यूजन की प्रक्रिया होगा और उस डिफ्यूजन की प्रक्रिया के थ्रू से ये सेकेंडरी लाइसोसोम के बनने के बाद वह टूटती है, क्योंकि मैं अभी बता चुका हूं वहां पर T3 और T4 TG वगैरह जो है, यहाँ पर जो है TG है, T3 T4 है, कुछ आयोडाइड फॉर्म पे प्रेजेंस होती है, ये सब यहाँ पर ब्रेक डाउन होने लगेगा। तो यहाँ पर T3 और T4 जो है डिफ्यूजन होकर के ब्लड वेसल्स में आती हैं और जो भी टारगेट प्लेस होती हैं उस टारगेट प्लेस में जाकर के जो होती हैं या आपके T4 और T3 जो होती हैं काम करती हैं। जबकि आगे देखिए कुछ PG जो है इस जगह पर बचा हुआ रहता है, जैसे इस जगह से जो है कुछ PG जो है एक्सोसाइटोसिस की प्रक्रिया होता है, इस जगह पे एक्सोसाइटोसिस की प्रक्रिया होता है और इस एक्सोसाइटोसिस के थ्रू से ये PG जो होती हैं इसको रिमूव किया जाता है सेल से, इस प्रकार से ये PG जो है। इसके अलावा देखिए कुछ जो है टायरोसिन आयोडाइड्स होती हैं, आपके आइडोटायरोसाइन्स होती हैं, आइडोटायरोसाइन होती हैं और ये आइडोटायरोसाइन जो होती हैं एक एंजाइम काम करता है जिसको जो है डी आयोडीनेज एंजाइम कहलाता है, डी आयोडीनेज एंजाइम, ठीक है, डी आयोडीनेज एंजाइम काम करेगा और यह डी आयोडीनेज जो एंजाइम्स होती हैं, ठीक है, ये आपके जो है डी आयोडीनेज एंजाइम काम करने के कारण से यह किसमें कन्वर्जन होता है, आयोडाइड में। किसमें कन्वर्जन होता है, आयोडाइड। देखिए यहाँ पर जो है आयोडाइड पंप पे आता है, ट्रैपिंग मैकेनिज्म आयोडाइड पंप, ये पंप के द्वारा जो है ट्रैप किया था और कौन से पंप पे था, कहां पर, ये आपके साइटोसोल में, और फिर आयोडाइड बन गया और पुनः यह जो है आपके जो है रिसाइकल में आ जाता है, रिसाइकल में। क्यों ऐसा होता है मैं अभी जस्ट बता चुका हूं, क्योंकि आयोडीन बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट्स होती है जो ऑल वर्टिब्रेट में जो होती है, जो टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स होती हैं उसमें माइक्रो एलिमेंट्स के रूप में होती है, इस कारण से इसका जो है हम कंजर्वेशन करते हैं, उसको बचा करके रखते हैं। तो यहाँ पर जो है आइडोटायरोसाइन जो होती है, जो आइडोटायरोसाइन जो होती है डीआयोडीनेज एंजाइम्स के कारण से जो होती है क्या हो जाता है, आयोडाइड में फॉर्म हो जाता है और वह आयोडाइड आगे जाकर के किसमें कन्वर्जन हो जाता है, यह आयोडाइड आगे जाकर के जो है रिसाइकल में जाकर के इस फिर से वह आयोडाइड से आयोडीन में कन्वर्जन हो जाता है। और यहाँ से जो है T3 और T4, ठीक है, T4 हाई अमाउंट में रहता है हमारे ब्लड पे, ज्यादातर उसी अमाउंट में वहां पर जो है काम करता है, हाई अमाउंट में रहेगा एज कंपेयर जो है इसकी तुलना में T3 की तुलना में ये लेस होता है, ठीक है। इस प्रकार से T3 और T4 का जो है बायोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। थोड़े से मैं आप लोगों को बता दूं T3 और T4 का स्ट्रक्चर जो है किस प्रकार से बनता है। यहाँ पर स्ट्रक्चर देख लीजिए, इस प्रकार से 4 आयोडीन T4 में जुड़ा होता है और 3 आयोडीन उसमें जुड़ा होता है। स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पर जो है, तो मिटा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी है इसका स्ट्रक्चर। टायरोसाइन ये डिफ्यूजन क्यों हुआ है, क्योंकि ये जो होता है एमिन्स नेचर का हार्मोन्स है। कौन से नेचर का है, एमिन्स नेचर के हार्मोन्स है, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स है, इस कारण से ये डिफ्यूजन हो जा रही है, ठीक है, ये डिफ्यूजन हो जा रही है और डिफ्यूज होकर के इस प्रकार से फॉर्म करते हैं। यहाँ पर देखिए हम लोग जो है T4 और T3 का स्ट्रक्चर बनाते हैं, बहुत इजी है इसका स्ट्रक्चर, जो है आप देखते रहिए। थोड़ी सी अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर के बारे में यदि आप लोग पढ़े होंगे, जान रहे होंगे तो बिल्कुल बहुत ही शानदार इसका जो है स्ट्रक्चर बहुत इजी है। CH2 CH C कार्बोक्सिल ग्रुप इस प्रकार से हो जाएगा, ये आपका कार्बोक्सिल ग्रुप को शो करेगा इस जगह पर, ठीक है। कार्बोक्सिल ग्रुप में यहाँ पर जो है आपके जो है C हो जाएगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये आपका NH2, राइट। इसको देखिए ऐसे रिंग है,
दो बेंजीन जो है यहाँ पर जो है फॉर्म होगा इस प्रकार से। ये आयोडीन, आयोडीन को हम लोग बाद में बनाते हैं, रेड कलर में बनाएंगे। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये किसका स्ट्रक्चर है? ये टायरोसिन का स्ट्रक्चर है। देखिए टायरोसिन एक यहाँ पर जो है देखिए दो बेंजीन, ये टायरोसिन है, इसके साथ और एक बेंजीन को जोड़ेंगे। ये देखिए यहाँ से हम इस प्रकार से फॉर्म कर देंगे, ठीक है। CH2 CH C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, राइट है। स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। NH2 ये भी उसी स्ट्रक्चर में दिख रहा है। आगे देखिए हमको बनाना क्या है, देखिए यहाँ पर देखिए ये एक आयोडीन है, ये एक आयोडीन है, ये एक आयोडीन है और ये एक आयोडीन है, ठीक है। ये आपका जो है T4 का स्ट्रक्चर होता है। ये किसका स्ट्रक्चर है? T4, जिसको थायरॉक्सिन के नाम से भी जाना जाता है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स, ठीक है। ये T4 का स्ट्रक्चर हो गया। इस प्रकार से देखिए चार आयोडीन है, टेट्राहाइड्रोथायोनीन 1 2 3 और 4। यदि इसका जो है नामकरण हम लोग करते हैं, यदि फुल नेम यदि लिखना चाहेंगे तो यहाँ से 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होगा, 5 होगा, 6 होता है। ये इस प्रकार से यदि लिखना चाहेंगे तो इसका नाम कैसे होगा? देखिए ये जो है, ठीक है, 3 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम टेट्रा आयोडोथायोनीन, ये थायरॉक्सिन का जो है इस प्रकार से नोमेनक्लेचर होता है, ठीक है। उसी प्रकार से ये देखेंगे, यदि यहाँ पर हम लोग जो है किसको देखते हैं, एक T3 का स्ट्रक्चर देखते हैं, तो इस प्रकार से एक आयोडीन यहाँ पर लगा, ये एक आयोडीन यहाँ पर लगेगा, देखते रहिए, एक आयोडीन यहाँ पर लगा, कितना आयोडीन हुआ? 3, और ये आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे? देखिए इसका जो है नाम यदि हम लोग लिखेंगे तो ऐसे होता है 3 प्राइम 5 प्राइम, ठीक है। ये आपके ट्राई आयोडोथायोनीन, ये इस प्रकार से, ये क्या हो गया आपका जो है T3, इसका स्ट्रक्चर हो गया T3 का। इस प्रकार से हमारे पास जो है 4 आयोडीन वाला जो है क्या बन गया? T4 बन जाता है इस प्रकार से, है ना जी। ये देखिए 3 और 5 पे जुड़ा है, यहाँ पर भी जो होगा आपके 3 हो जाएगा और यहाँ पर भी 5 हो जाएगा। तो इस कारण से ये 3 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम इस प्रकार से टेट्राहाइड्रोथायोनीन, जिसको जो है थायरॉक्सिन के नाम से जाना जाता है, और ये T3 जो कि आपके ट्राईहाइड्रोथायोनीन। तो इस प्रकार से हमारे पास जो है ब्लड में क्या जाता है, हमारे पास जो है ब्लड स्ट्रीम में T3 और T4 होता है। और सेल, हमारी बॉडी की सभी सेल पे जो होती है, इसकी ज्यादातर रिसेप्टर देखने को मिलता है, क्योंकि हर सेल में जो होती है ये इसेंशियल हार्मोन्स होती है। तो इस प्रकार से इसकी जो है बायोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, ठीक है। ये देख लीजिए, इस प्रकार से बायोसिंथेसिस की प्रक्रिया जो है चलती है। थैंक यू।